गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, हमारा जो आज का लेक्चर है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से याद होगा कि हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उस पिछले लेक्चर के अंदर हमने हमारा एक चैप्टर कंप्लीट किया था, यानी कि चैप्टर नंबर 4 हमने पूरा कर लिया था, जो आयन विनिमय था। यानी कि अब हम लेक्चर्स के अंदर हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 6 नंबर का मैटर हम पूरा पढ़ चुके हैं और अब नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आज हमारा है मृदा अभिक्रिया, सॉइल रिएक्शन, चैप्टर नंबर 5। ये हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 है, सॉइल रिएक्शन यानी कि मृदा अभिक्रियाएं, जो कि हमारे इस चैप्टर में 3 नंबर का ये चैप्टर है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको टोटल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जिनका वेटेज होगा लगभग 3 नंबर का, यानी कि वहाँ अंकभार है 3 नंबर का और 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि 6 नंबर का मैटर हम पढ़ चुके हैं, 3 नंबर का मैटर इसको शामिल करें तो लगभग 9 नंबर का मैटर हमारे केवल 3 चैप्टर से पूरा हो जाता है। और आप समझ पा रहे हैं कि चैप्टर्स भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इनको अच्छे से पढ़ के हम समझ पाएँ, याद कर पाएँ तो हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, बात करें देखिए आगे के इसके अंदर हम तो देखिए मृदा अभिक्रिया की अगर बात की जाए, सॉइल रिएक्शन कहने को ये चैप्टर आपको लग रहा है कोई रिएक्शन वाला चैप्टर होगा जहाँ पर रिएक्शंस काफ़ी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चैप्टर भी काफ़ी आसान है और समझने योग्य है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। और कुछ इसका हिस्सा हमने 11th में पढ़कर आते हैं पीएच से संबंधित, तो थोड़ी बातें जल्दी समझ में हमारे आ भी जाती हैं। देखिए, बात करें इसके अंदर सबसे पहले मृदा अभिक्रिया यानी सॉइल रिएक्शन की, किसे कहते हैं, सॉइल रिएक्शन क्या है, इसकी परिभाषा है। 1 नंबर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन सा बन जाता है हमारा यहाँ पर। देखिए, मृदा अभिक्रिया, मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन, इसे कहते हैं आप हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH माइनस आयन का नाम है हाइड्रोक्सिल आयन। तो अब याद रखें, मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य का संबंध या मध्य का वह संबंध जो मृदा के अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन होने को निर्धारित करता है, मृदा अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, सामान्य से इसकी परिभाषा है, अगर परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें समझें तो बहुत आसानी से हमें याद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं क्या कि मृदा विलयन, देखिए यहाँ बात हो रही है मृदा विलयन की, यानी मृदा के अंदर। तो मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य का वह संबंध, यानी कि वह संबंध जो ये निर्धारित करेगा कि जो मृदा है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उसे हम कहते हैं मृदा अभिक्रिया। यानी कि उस अवस्था में अगर कहीं H+ ज़्यादा हो जाए तो अम्लता बढ़ जाएगी, OH ज़्यादा हो जाए तो क्षारीयता बढ़ जाएगी, और अगर दोनों बराबर हो जाएं तो मृदा उदासीन भी हो जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मृदा विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों के मध्य का संबंध है जो निर्धारित करेगा कि मृदा किस प्रकृति की होगी, उसे हम नाम देंगे मृदा अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे कहेंगे हम क्या, मृदा अभिक्रिया, सॉइल रिएक्शन। इसी आधार पर इसे बांटा गया है 3 प्रकार की अभिक्रियाओं में, अम्लीय मृदा अभिक्रिया, क्षारीय मृदा अभिक्रिया और उदासीन मृदा अभिक्रिया। अम्लीय मृदा अभिक्रिया यानी कि एसिडिक सॉइल रिएक्शन, एसिडिक सॉइल रिएक्शन, बेसिक सॉइल रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन सॉइल रिएक्शन, इन तीनों की बात करें तो देखिए अम्लीय मृदा अभिक्रिया की हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं, जब मृदा कोलाइडों पर, ध्यान से सुनिए, मृदा कोलाइड शब्द का वापस रिपीटेशन यहां देखने को मिल रहा है आपको, जब मृदा कोलाइडों पर हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण, मृदा कोलाइडों पर हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण हाइड्रोक्सिल आयनों की तुलना में अधिक हो जाता है। देखिए, हम कह रहे थे इन दोनों की तुलना चल रही है बार बार, तो हम कह रहे हैं क्या, जब मृदा कोलाइडों पर हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण
हाइड्रोक्सिल आयनों के सांद्रण की तुलना में अधिक हो जाता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां लिख सकते हैं आप H+ आयन का जो सांद्रण है वो ज्यादा होगा OH- आयन के सांद्रण से, उसे कहेंगे आप अम्लीय मृदा अभिक्रिया। तो शॉर्ट फॉर्म में से याद रख सकते हैं आप H+ सांद्रण जो है यानी हाइड्रोजन का जो सांद्रण है वो ग्रेटर देन है OH- आयन के सांद्रण से, यानी कि अगर मृदा कोलाइड में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रता अधिक हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो जाएगी तो मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और ये हमने थोड़ा सा, अगर आपको याद है, हमने आयन विनिमय के अंदर भी पढ़ा था कि मृदा में अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो मृदा अम्लीय है, OH ज़्यादा है तो मृदा क्षारीय है। इसी के तुलनात्मक रूप में आगे बढ़े, हम कहते हैं क्षारीय मृदा अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं यदि मृदा कोलाइडों पर हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण से अधिक हो जाता है तो अभिक्रिया कहलाती है क्या? क्षारीय मृदा अभिक्रिया। सामान्य सी परिभाषा, एक से दूसरी परिभाषा आप तुरंत तैयार कर सकते हैं। इसका बिल्कुल उलट है, अपोजिट है बिल्कुल। आपने कहा यदि मृदा कोलाइडों पर हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आप क्षारीय मृदा अभिक्रिया कहते हैं। उसी का नाम है क्षारीय मृदा अभिक्रिया। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी यहां पर ग्रेटर देन हो जाएगा OH- आयन का सांद्रण, अम्लीय क्षारीय। अब बात करते हैं उदासीन मृदा अभिक्रिया की। उदासीन किसे कहते हैं? उदासीन मृदा अभिक्रिया कौन सी है? देखिए स्टूडेंट, समझें इसको। उदासीन, आप जानते हैं उदासीन कब होता है कोई भी आयन? जब दोनों का मान क्या हो? समान हो, यानी धनायन और ऋणायन समान मात्रा में उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में विलयन कैसा हो जाता है? उदासीन। तो यही बात वही की है, यदि मृदा कोलाइडों पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण समान मात्रा में हो जाता है तो उसे कहते हैं हम क्या? उदासीन मृदा अभिक्रिया। उसी का नाम क्या है? उदासीन मृदा अभिक्रिया है। यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर हो जाएगा OH- आयन के सांद्रण के, यानी दोनों का सांद्रण यहाँ समान है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। ऐसी अवस्था में उसे कहेंगे आप उदासीन मृदा अभिक्रिया। भय अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? उदासीन मृदा अभिक्रिया हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं इसे अच्छे से। तीनों टॉपिकों की हमने बात की, अम्लीय मृदा अभिक्रिया, क्षारीय मृदा अभिक्रिया, उदासीन मृदा अभिक्रिया। अम्लीय का मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्यादा, क्षारीय यानी कि हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण ज्यादा, उदासीन जब हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण समान मात्रा में हो जाए मृदा कोलाइडों पर तो उसे कहते हैं उदासीन मृदा अभिक्रिया। आप इसे अच्छे से समझ पाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो इसी से जुड़ा हुआ है, वो है हमारा पीएच। आप देख पा रहे हैं इसे पीएच बात की जाए तो देखिए पीएच क्या है। पहली बात आती है पीएच होता क्या है। देखिए पीएच की परिभाषा बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के हिसाब से आपके बहुत काम की परिभाषा है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएच दिया किसने था। पीएच टर्म देने वाले कौन थे? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा ही पीएच दिया गया था। तो सोरेनसन के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि सुनिए अब से 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। देखिए इसमें कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो बिलियन का जो आयतन है वो 1 लीटर होना चाहिए। साथ में आपने बात की ग्राम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ध्यान रखिए, ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, धनात्मक लघुगणक यानी नेगेटिव लॉग को पीएच कहेंगे, पॉजिटिव लॉग को पीएच नहीं कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है।
अगर बात करें इसमें तो सोरेनसन ने सांद्रता को ग्राम आयन प्रति लीटर में व्यक्त किया था। देखिए जिस सांद्रता की हम बात कर, हमने कहा ग्राम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो जिस सांद्रता की हम बात कर रहे हैं उसे सोरेनसन ने एक इकाई दी, उसका नाम है ग्राम आयन प्रति लीटर, यानी ग्राम हाइड्रोजन आयन प्रति लीटर। इसके आधार पर यह परिभाषा बनाई गई है कि कितने 1 लीटर में कितने ग्राम हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, तो वहां उसी की बात पे दे रखा है इकाई इसकी ग्राम आयन प्रति लीटर में इसकी सांद्रता को व्यक्त किया गया है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएच के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, तो वह है क्या, ग्राम आयन प्रति लीटर। देखिए बात करें ऋणात्मक लघुगणक की, देखिए नीचे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं सामने, pH बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि pH जो है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। देखिए लास्ट ईयर आपको थोड़ा सा याद होगा, हम इस ब्रैकेट यानी कि इस कोष्ठक का इस्तेमाल करते थे सांद्रता को बताने के लिए। तो यहाँ ये H प्लस आयन की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऋणात्मक लघुगणक है, लघुगणक है लॉग, ऋणात्मक लघुगणक H प्लस आयन की सांद्रता का pH है। अगर इसे हम इस रूप में लिखें तो हम इसका व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि व्युत्क्रम धनायन हो गया है। अब ऋणात्मक नहीं लिखा है, मैंने इसे पॉजिटिव लॉग लिखा है, लेकिन वो किस अवस्था में, इसके व्युत्क्रम में, यानी इसका उल्टा है। 1/H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक की क्या लिख सकते हैं, धनात्मक लघुगणक के pH क्या होता है, बराबर होता है। समान रूप से अगर बात की जाए POH की भी, तो POH भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। POH का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि OH माइनस आयन की हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को आप कहते हैं POH। उसका नाम क्या है, ऋणात्मक लघुगणक को कहा जाता है POH कहा जाता है, जबकि इसके व्युत्क्रम को जो धनात्मक लघुगणक में लिखा जाता है उसे भी आप कहते हैं POH। ऐसी अवस्था है pH और POH की हम बात कर रहे हैं, तो ये pH संबंधित बात थी। और pH स्केल की जब बात की तो हम कहते हैं pH स्केल जो मान 14 लेके चलते हैं, तो वहां pH प्लस POH दोनों का कुल योग आता है 14। जो आप सुनते हैं, आप pH स्केल में पढ़ते हैं कि 0 से लेकर 14 तक के मान वहां पर लिखे जाते हैं, तो उस अवस्था में pH प्लस POH बराबर होता है 14, यानी कि इन दोनों का कुल योग लिखा जाता है 14 लिखा जाता है। देखिए सामान्य सी बात है, यदि किसी विलयन में pH का मान अधिक होगा तो POH का मान कम हो जाएगा, अगर POH का मान ज़्यादा है तो pH का मान कम हो जाएगा, वो मान 14 के माइनस में से देखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखता हूं यहां पर, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल से मेरा मतलब है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो देखिए अगर बात करें इसके अंदर बहुत सामान्य इसकी परिभाषा है, हम कह सकते हैं कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के गुणनफल को मैं लिखता हूं। देखिए इसकी परिभाषा यहां पर, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है।
यानी आप कह सकते हैं इसके अंदर कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के गुणनफल को आप कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। इसे कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल। तो इसे अगर हल करने की कोशिश की जाए तो देखिए H2O, अगर आप इसकी बात करें तो टूट का बनाता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन। अगर इसे हल करें आप तो देखिए द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अगर इसे हल करें तो आप कहते हैं K बराबर, हमने क्वेश्चन पढ़ा था देखिए लास्ट ईयर, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था इसमें कि जब भी आप स्थिरांक K बराबर लिखते हैं तो लिखते हैं आप उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। तो उत्पादों की सांद्रता यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता बटे में H2O की सांद्रता। इसे आप लिखते हैं इस रूप में, यहाँ इसका पंचांतरण कर दें, इसको ट्रांसफर कर दें तो KH2O बराबर आ जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता। इसे हल करें आगे तो लिख सकते हैं इसे हम KW बराबर H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता, और KW है यहाँ पर हमारा जल का आयनिक गुणनफल। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, समझ में आपको आ रही हो बात, देखिए KW जल का आयनिक गुणनफल बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का गुणनफल है। यानी कि परिभाषा हमारी इस तरह से संतुष्ट हो जाती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर KW बराबर है जल का आयनिक गुणनफल। KW बराबर है हमारा जल का आयनिक गुणनफल KW। देखिए आगे इसकी अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि हमारा जो है वो साम्य स्थिरांक है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि कमरे के ताप पर KW का मान अगर मैं यहां लिखूं आपको तो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर KW का मान होता है 1 × 10⁻⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर। ग्राम आयन प्रति लीटर इसका मान होता है। और इस अवस्था पर इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का मान बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि उस अवस्था में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर होती है हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के, यानी कि 1 × 10⁻⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर होती है। ये उस अवस्था में इनकी सांद्रता होती है किस ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, या जैसे बोल सकते हैं हम कमरे के ताप पर जल के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है, यानी 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होती है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप कह सकते हैं, इन दोनों गुणा कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि ये मान हमें प्राप्त होता है 10⁻14 ग्राम प्रति लीटर। तो ये बात थी हमारी जल के आयनिक गुणनफल की, कि जल का जो आयनिक गुणनफल है वो इसके माध्यम से हम ज्ञात कर पाते हैं। स्टूडेंट देखिए जल के आयनिक गुणनफल को एक बार थोड़ा सा वापस समझते हैं। देखिए जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता के गुणनफल को क्या कहा जाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है, जिसे हम हल करें। हमने कहा H2O जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हमने पिछले साल भी पढ़ा था, अगर आपको याद है। तो देखिए K होता है जो हमारा साम्य स्थिरांक, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे, K बराबर है हमारा साम्य स्थिरांक। K हमारा साम्य स्थिरांक है, तो K बराबर साम्य स्थिरांक हो गया और KW बराबर जल का हमारा आयनिक गुणनफल है। इसके माध्यम से इसे हम हल
करते हैं तो K बराबर H+, यानी कि अगर हम इस नियम की बात करें तो नियम ने पढ़ा था कि उत्पादों की सांद्रता बटे में क्रियाकारक की सांद्रता लिखा जाता है, यानी कि H+ आयन की सांद्रता बटे OH माइनस सांद्रता बटे में H2O की सांद्रता को यहाँ लिखा है। जब इसे आप हल करते हैं तो प्राप्त होता है KW बराबर H+ आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल, जिसे आप कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। और साथ हमने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो जल का आयनिक गुणनफल है, उसका जो मान है वो 1 × 10⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर मिलता है। और उस अवस्था पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है। इसका मान होता है 1 × 10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर। आगे की बात करें स्टूडेंट्स तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल की हम बात करें, पीएच स्केल क्या है तो देखिए पीएच स्केल कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सामान्य चीज़ की बात है, सामान्य सी परिभाषा है। अगर हम कहें तो हम कहते हैं मृदा की अम्लता तथा क्षारकता को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। यानी एक पैमाना है, एक माप है, हम कह सकते हैं, इसे लिखता हूं मैं, मृदा की अम्लता अथवा क्षारकता को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल कहलाता है और इसका जो रेंज है वो होती है 0 से 14, यानी कि पीएच स्केल जो होता है उसकी रेंज यानी शुरुआती अंक होता है 0 से लेकर 14 तक। और जिसमें अगर मैं एक स्केल बनाकर आपको थोड़ा सा प्रदर्शित करूं इसे, जहां ये जो मान होते हैं वो लगभग इस तरह से होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी इस तरह के मान आप यहाँ पर लिखते हैं और इनके माध्यम से आप बताते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। तो हम कह सकते हैं कि 7 पर उदासीन बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि 7 से कम होता है अम्लीय। 0 से 7 तक अम्लीय लिखते हैं आप और 7 से 14 में लिखते हैं आप क्षारीय। इनमें आप कहते हैं कि 7 से जितना कम होगा, जितना कम मान होता है वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा और जितना अधिक पीएच का मान होता है वो उतना ही अधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पीएच स्केल के माध्यम से हम मृदा की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करते हैं कि कोई भी मृदा है वो कितनी अधिक अम्लीय होगी या कितनी अधिक क्षारीय होगी, इसका निर्धारण पीएच स्केल के माध्यम से किया जाता है। और इसके लिए हम पीएच टेस्ट भी करते हैं सॉइल का। और आपको याद होगा कि देखिए किसी मृदा की उर्वरता की एक पहचान करने के लिए उसका पीएच टेस्ट भी किया जाता है, जिससे कि हमें ये पता लगे कि मृदा जो है वो हमारी अम्लीय है अथवा क्षारीय है, क्योंकि देखिए उसी के आधार पर ही उसमें फसल उत्पादन किया जा सकता है। इसके माध्यम से हमें ये पता लग पाता है कि जो मृदा दी गई है वो मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है और किस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। इसे देखिए हमारी मृदा के लिए 0 से लेकर 14 का मान जो हमें दिया गया है वो 0 से लेकर 14 एक हमारी पे स्केल है, जिसमें 0 से 7
अम्लीय के लिए और 7 से 14 क्षारीय के लिए होता है और एग्जैक्ट 7 पर वो उदासीन को प्रदर्शित करता है। और जब पीएच टेस्ट हम करते हैं तो पीएच टेस्ट के कई तरीके हैं हमारे पास, जैसे हम इंडिकेटर से कर सकते हैं, जो हमारा सार्वजनिक सूचक होता है उसके माध्यम से हम पीएच टेस्ट कर पाते हैं, पीएच पेपर के हम पीएच टेस्ट कर पाते हैं। साथ में हमारे पास पीएच मीटर के माध्यम से सर्वाधिक उपयुक्त पीएच मापा जा सकता है कि पीएच हमारा कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही हमारे लिए। और आज आपको याद होगा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इसके लिए नोट्स बनाकर आप रखेंगे, तैयार करते रहेंगे और आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसे आप समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जरूर दे देता हूं, उन क्वेश्चंस को आप लिखिए और निश्चित रूप से उन्हें आप नोटबुक में नोट करते हुए जा रहे होंगे। मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस आपको। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मृदा अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय मृदा अभिक्रिया क्या है। नंबर 3, पीएच को परिभाषित कीजिए। नंबर 4, जल का आयनिक गुणनफल, जल के आयनिक गुणनफल को समझाइए। और नंबर 5 है आपके पास, पीएच स्केल क्या है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप नोट कर ले होंगे और इन क्वेश्चंस को आपने नोटबुक में लिखते हुए इस चैप्टर को पढ़ते हुए साथ साथ चलेंगे, जिससे कि हमारे नोट्स भी बनते रहें और हम बोर्ड की तैयारी भी करते रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।